नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एनवीरा एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। मैं राकेश चौहान, जनरल साइंस टीचर, आपके लिए लेकर आया हूं पार्ट 3। इससे पहले हमने 2 पार्ट पढ़ लिए थे, धातु तथा अधातु और उनके महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में। पार्ट 2 में हमने पढ़ा था अधातु क्या होती है, उनके भौतिक गुणधर्मों को पढ़ा था, फिर हमने पढ़ा था उनके रासायनिक गुणधर्मों को, और 2 कार्बनिक यौगिक यानी कुछ महत्वपूर्ण यौगिक भी पढ़े थे। और अब तीसरा पढ़ रहे हैं यौगिक सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड का सबसे पहले तो आपको फॉर्मूला आना चाहिए। तो सोडियम का मतलब होता है Na, हाइड्रोक्साइड जिसके पीछे भी हाइड्रोक्साइड आता है उसके पीछे क्या लगता है, OH लगता है। तो इसकी एक पहचान है, जिसके पीछे क्या लगा होगा, OH, वह हमेशा क्या होगा, क्षार होगा। क्या होगा, क्षार। तो मैं बात करूं क्षार की, क्षार वह होते हैं जो जलीय विलयन में OH माइनस आयन देते हैं। क्या देते हैं, जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, ये भी पूछा गया क्वेश्चन है। जलीय विलयन में OH माइनस आयन। अब मैं बात करूं इस OH माइनस आयन को क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। हाइड्रोक्साइड आयन। तो सीधा पूछा जा सकता है, जो जलीय विलयन में हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं क्षार। तो क्षार होते हैं प्रबल वैद्युत अपघटे, यानी ये किसकी तरह होते हैं, वैद्युत अपघटे। वैद्युत अपघटे के रूप में इनका उपयोग ले सकते हैं, वैद्युत अपघटे। मैं बात करूं क्षार जो होते हैं विद्युत के सुचालक होते हैं। क्या होते हैं, विद्युत के सुचालक, यानी इनमें विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। और जो क्षार होते हैं लाल लिटमस पेपर को, किसको, लाल लिटमस पेपर को किस में परिवर्तित कर देते हैं, नीले में। किस में, नीले में। और ये लिटमस पेपर किसका बना होता है, लाइकेन का। किसका, लाइकेन का। तो यहाँ पे जो वर्ड आ गया था क्षार, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी बता दी मैंने। तो जो NaOH है उसे कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो यह एक प्रबल क्षार है। क्या है, प्रबल क्षार। एक ध्यान देना, सबसे प्रबल नहीं बोल सकते आप, इसे प्रबल क्षार बोल सकते हो। मैं बात करूं इनका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो यह सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। ये दिखने में कैसा होता है, एकदम सफ़ेद, और क्रिस्टल मतलब एक अणु के आकार में होता है, ठोस के रूप में। तो यह एक सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस होता है। मैं बात करूं दूसरे गुण की, तो इनका जलीय विलयन क्या होता है, क्षारीय होता है। अब इनका जलीय विलयन कैसे प्राप्त करेंगे, तो किसी भी यौगिक का अगर जलीय विलयन प्राप्त करना हो तो उस यौगिक को जल में डाला जाता है। किस में डाला जाता है, जल में। यानी इनका जो जलीय विलयन पूछा जा सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय विलयन होता है, तो आपका आंसर होना चाहिए जलीय विलयन होता है क्षारीय। क्या होता है बच्चों, क्षारीय होता है। तो इनका उपयोग साबुन निर्माण में भी किया जाता है, और ये साबुन की तरह क्या होते हैं, चिकने होते हैं। तो यह साबुन के समान चिकने होते हैं, और इनका उपयोग साबुन निर्माण में भी किया जाता है। उच्च वनस्पति तेलों के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला जाता है, और उसके साथ डाला जाता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं बात करूं तो 2 प्रकार के क्षार होते हैं, एक ये जिनका उपयोग साबुन बनाने में किया जाता है, दूसरा ये। तो इनसे जो साबुन बनेगा वह बनेगा कपड़े धोने वाला साबुन। कपड़े धोने वाला साबुन। तो एग्जाम में आपको पूछ ले, सोडियम से बने साबुन का उपयोग नहाने वाले साबुन में नहीं किया जाता है, केवल कपड़े धोने वाले साबुन में। और जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है उनसे बनने वाले साबुन, इनका उपयोग किया जाता है नहाने वाले साबुन में, और शैम्पू वगैरह होते हैं उनको बनाने में। तो ये होते हैं मृदु यानी मुलायम, और ये होते हैं कठोर। तो एग्जाम में पूछा गया है, कठोर साबुन के निर्माण में कौन से क्षार का उपयोग किया जाता है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड, और मृदु साबुन के रूप में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। मैं बात करूं अगले गुण की बात, इसे कास्टिक सोडा या चमड़ी जला देने वाला सोडा भी कहते हैं। आप अगर 11th क्लास में प्रैक्टिकल किया, आपने 12th क्लास में साइंस के स्टूडेंट हो, तो ये चमड़ी जला देने वाला सोडा है, इनसे दूर रहने को बोलते हैं हमारे सर। तो इसे कास्टिक सोडा भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इन्हें
कास्टिक सोडा भी कहते हैं। और चमड़ी जला देने वाला का अर्थ है अगर ये चमड़ी पे गिर गया तो चमड़ी जल जाती है, पूरी तरह से हड्डी दिख जाती है, इसीलिए ये घातक और सबसे प्रबल क्षार में काउंट होता है। मैं बात करूं, इसे कास्टिक सोडा या चमड़ी जला देने वाला सोडा भी कहते हैं। अब मैं बात करूं इनके उपयोग, तो साबुन, अपमार्जक, कागज उद्योग, शिल्क उद्योग आदि में इनका उपयोग किया जाता है। पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में कौन से क्षार का उपयोग किया जाता है, तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम हाइड्रोक्साइड क्षार का उपयोग। तो इनका उपयोग किया जाता है रंजक उद्योग में। कहाँ किया जाता है? रंजक उद्योग में। यहाँ पे जो NaOH यहाँ पे ये है जो कैसे अपघटित होता है, Na+ और OH- आयनों में टूटता है। यहाँ पे ये धातु है, सोडियम क्या है? धातु। अगर मैं केवल सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखूं, इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूं, 2, 8 और 1, 11। इनके बाह्यतम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 1। और ये डोनेट करके क्या बनाता है? Na+ बनाता है। तो इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8 हो जाता है। तो यहाँ देखा जाए तो सोडियम का आकार है जो सोडियम प्लस धनाइन से हमेशा क्या होता है? बड़ा होता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा, चमड़ी जला देने वाला सोडा आदि के नाम से जाना जाता है। अब मैं दूसरे यौगिक की बात कर रहा हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है, सिल्वर नाइट्रेट या AgNO3। इसका रासायनिक नाम है, Ag होता है सिल्वर और नाइट्रेट यानी NO3। जहां भी NO3 जुड़ा हुआ मिलेगा किसी के साथ तो वो हो जाएगा नाइट्रेट। जैसे मैं बात करूं KNO3, यहां पे ये K क्या है? पोटेशियम, पोटेशियम। और यहां इसके साथ अगर NO3 जुड़ा तो पीछे क्या लग जाएगा? पोटेशियम नाइट्रेट। इसे सोरा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोरा। एक बार पूछा गया एग्जाम में। तो मैं बात करूं AgNO3 की, सिल्वर नाइट्रेट, तो इसका अन्य नाम पूछा जाता है एग्जाम में, इसे लूनर कास्टिक। ध्यान देना, इसे लूनर कास्टिक भी कहते हैं। क्या कहते हैं? लूनर कास्टिक। और ये जल में अत्यधिक विलय होता है। क्या होता है? जल के साथ क्रिया कर सकता है या जल में विलय होता है। वेरी इंपॉर्टेंट, न मिटने वाली सही के नाम से भी जाना जाता है। तो जो चुनावी सही के रूप में उपयोग करते हैं तो ये पूछने लायक है, क्योंकि जनरल साइंस जो दैनिक जीवन में उपयोग होता है वहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इलेक्शन में जो सही लगाई जाती है नेल के ऊपर, वो मुख्यतः किसकी बनी होती है? तो उसमें क्या होता है मुख्यतः? तो AgNO3। इसीलिए वो हाथों हाथ अगर आप नहीं हटाओगे तो वो 10 दिन तक रहती है। ना मिटने वाली सही भी इसे कहते हैं। तो एक बार एग्जाम में ऐसा पूछा गया, अमिट, अमिट, अमिट सही, इतना सा पूछ लिया गया, अमिट सही का सूत्र। तो हिंदी में जब भी किसी के आगे आ लगता है तो उसका अर्थ नेगेटिव होता है, ना मिटने वाली सही। तो क्या आंसर होना चाहिए? AgNO3 यानी सिल्वर नाइट्रेट या लूनर कास्टिक भी कहते हैं। मैं बात करूं अगले गुण की बात, तो ये इन्हें रंगीन बोतलों में रखा जाता है। अब बात आती है रंगीन बोतल और साधारण बोतल की। तो जब साधारण बोतल होती है उनमें अगर आप पानी ऊपर से बंद करके भी रखो तो उनमें प्रकाश अंदर जा सकता है और वायु वाष्प के रूप में उड़ जाता है। लेकिन ये वायु के साथ उड़ने के कारण इसीलिए इन्हें कहाँ रखा जाता है? रंगीन बोतलों में। और रंगीन बोतलें वे होती हैं जहां अंदर प्रकाश प्रवेश नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता? प्रकाश उनके अंदर प्रवेश नहीं कर सकता, यानी ये वाष्प बन के नहीं उड़ेगा, इसीलिए इन्हें रंगीन बोतलों में रखा जाता है। और ये तो अभी हमने पढ़ा था, इन्हें चुनावी सही बनाने में इनका क्या किया जाता है? उपयोग किया जाता है। और इनका उपयोग फोटोग्राफी में, जब भी ध्यान देना, सिल्वर के लगभग सभी यौगिकों का उपयोग फोटोग्राफी में किया जाता है। यानी रजत दर्पण में इनका उपयोग कहाँ किया जाता है? रजत दर्पण। कहाँ किया जाता है? चांदी के दर्पण कांच के पीछे जो लेपन किया जाता है वहाँ होता है सिल्वर। अब हम तीसरा यौगिक पढ़ेंगे, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो अब हम अगला यौगिक पढ़ेंगे पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? KOH। तो यहाँ ये कैसे बना? इसमें एक जुड़ा K और इसमें दो जुड़े OH, एक OH और एक K, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक प्रकार का प्रबल क्षार है। क्या है? प्रबल क्षार। और अभी आपको बताया था जिसके पीछे हाइड्रोक्साइड आता है वो क्या कहलाता है? क्षार कहलाता है। अगर मैं बात करूं केवल पोटेशियम की,
तो यह एक क्रियाशील धातु है। क्या है? क्रियाशील धातु, यानी सबसे ज़्यादा क्रियाशील आप ले सकते हो 10th की एनसीईआरटी के अनुसार के, Na, Ca और Mg। इसके नीचे हम नहीं जाएंगे। ये मुख्य रूप से ये 4 धातुएं आपको याद रखनी है जो सबसे क्रियाशील धातुओं में आती हैं, जो इनके ऑक्साइड बनते हैं, जैसे K2O, N2O, ये बहुत ही क्रियाशील होते हैं। और इसीलिए जो पोटेशियम धातु होती है, सोडियम धातु होती है, इन सबको, पोटेशियम, सोडियम और लिथियम, इन सब धातुओं को केरोसिन किस में रखा जाता है? मिट्टी के तेल में, मिट्टी के तेल में, या इसे ही बोला जाता है, मिट्टी के तेल या इसे ही बोला जाता है केरोसिन। क्या बोला जाता है? केरोसिन। तो निम्न में से कौन सी धातुओं समूह देके पूछा जा सकता है कि जिन्हें केरोसिन या मिट्टी के तेल में रखा जाता है, और क्यों रखा जाता है ये तो आपको पता है। सक्रियता श्रेणी के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक क्रियाशील ये धातु है। अगर आपको ऑप्शन में 4 धातु दे दी जाए, ध्यान देना ऐसा क्वेश्चन, के, Na, Ca और Li, ये 4 धातु देके पूछ ले सबसे अधिक क्रियाशील, तो अक्सर स्टूडेंट सोडियम पे जाता है, कोई पोटेशियम पे जाता है, लिथियम पे कोई नहीं जाता है। तो अगर साथ में लिथियम मिले तो आप सबको कौन सी राइट करना है? लिथियम करना है 12वीं क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। और 10वीं की बात करूं, अगर लिथियम आपको ऑप्शन में नहीं मिले और आपको यहाँ पे कोई और धातु मिल जाए, तब आपका आंसर होना चाहिए पोटेशियम। अगर पोटेशियम भी नहीं मिले तो आपको करना चाहिए सोडियम। तो तीनों ऑप्शन में ध्यान रखना है। आगे इसे कास्टिक पोटेशियम या कास्टिक क्या कहा जाता है? कास्टिक पोटास। तो एग्जाम में सीधा पूछा जा सकता है कास्टिक पोटास का सूत्र या कास्टिक पोटास अन्य किसका नाम है? तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का। आगे मैं बात करूं, यह एक क्या है? प्रबल क्षार है। चौथे यौगिक की बात करूं, सिल्वर आयोडाइड। किसकी बात करूं? सिल्वर आयोडाइड। तो ये किन किन से बना है? एक इसमें धातु यूज हुई है Ag, और इनके साथ दूसरी आयोडीन जो अधातु है। क्या है? अधातु। जब भी कोई एक धातु और उसके साथ अधातु जुड़ती है तो वह यौगिक बनता है, तो वह हमेशा यौगिक कौन सा बनेगा? आयनिक यौगिक। कौन सा यौगिक बनेगा? आयनिक यौगिक। क्योंकि एक धातु द्वारा इलेक्ट्रॉन त्यागा जाता है और अधातु द्वारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया जाता है, और इस प्रकार से निर्माण होने वाले यौगिक को क्या कहते हैं? आयनिक यौगिक। ऐसा क्वेश्चन भी पूछा गया है, इधर ध्यान देना। जैसे 4 ऑप्शन दे दे और पूछ ले निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, तो पहले दे दिया आपको AgI, CaCl2, MgCl2 और CO2। ये 4 ऑप्शन देके आपको पूछे निम्न में से कौन सा आयनिक यौगिक नहीं है, यानी जिसमें आयनिक बंध का निर्माण नहीं होता है। तो अगर आपको धातु और अधातु के बारे में जानकारी है, Ag एक धातु है, कैल्शियम एक धातु है, मैग्नीशियम एक धातु है, ये तीनों धातुएं हैं जो अधातुओं के साथ जुड़ी है। जब भी धातु और अधातु, तो उस प्रकार से बना यौगिक हमेशा क्या कहलाता है? आयनिक। और मैं चौथे ऑप्शन की अगर बात करूं, तो ये जो चौथा ऑप्शन है, इनमें दोनों क्या है? अधातु। तो जब दोनों अधातु होती है तो वहां निर्माण होता है सहसंयोजक बंध का। किसका निर्माण? सहसंयोजक। और ये पूछा गया CH4 में कौन सा होता है, तो इसमें भी होता है सहसंयोजक, प्रबल सहसंयोजक होता है वैसे इसके हीरे के निर्माण में देखा जाए। तो मैं बात करूं आगे, सिल्वर आयोडाइड है जो एक आयनिक यौगिक है, जिसमें एक सिल्वर धातु और आयोडीन क्या है? अधातु। आयोडीन के बारे में बात करूं तो यह एक अधातु है। क्या है? अधातु। लेकिन इसका गुण क्या है कि अधातु है, फिर भी ये क्या होती है? चमकीली होती है। क्या होती है? चमकीली। तो हमने अधातुओं का गुण पढ़ा था कि अधातुएं सामान्यतः अधातुएं चमकीली नहीं होती है, लेकिन अपवाद के रूप में हमने पढ़ा था आयोडीन, हीरा पढ़ा था, और एक फास्फोरस भी पढ़ा था। और ये भी पढ़ा था कि अधातुएं हैं जो कम क्रियाशील होती है, लेकिन हमने पढ़ा था फास्फोरस है जो अधिक क्रियाशील, इसीलिए उन्हें पानी में रखा जाता है। मैं बात करूं, यह सिल्वर का यौगिक है। किसका यौगिक है? सिल्वर का। क्योंकि सिल्वर के साथ जुड़ के कोई भी बनाएगा यौगिक तो वो हमेशा किसका यौगिक कहलाएगा? सिल्वर का यौगिक। तो इनका उपयोग कृत्रिम वर्षा, ये इंपॉर्टेंट है, हर बार पूछा जाता है कि जो नेचुरली रेन नहीं होके कृत्रिम वर्षा की मैं बात करूं, जो मानव द्वारा करवाई जा सकती है वर्षा, उसमें बादलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है सिल्वर आयोडाइड का, यानी सिल्वर आयोडाइड का उपयोग किया जाता है कृत्रिम वर्षा के लिए। अगर मैं बात करूं, एक वर्षा होती है अम्लीय वर्षा,
जब अम्लीय वर्षा का पानी समुद्री जल या नदियों द्वारा चला जाता है तो वहाँ जीव जंतुओं के लिए हानिकारक होता है। उसका रीज़न है क्यों, तो ध्यान देना, जो अम्लीय वर्षा और किन किन यौगिकों से मिलकर बनी है, तो आपको ऑप्शन में मिलेंगे 4 ये वाले। तो आपको कार्बन डाइऑक्साइड नहीं करना है, ये 2 है, RS प्री में पूछा गया क्वेश्चन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों का मिश्रण क्या होती है, अम्लीय वर्षा। अगर मैं इनकी प्रकृति पूछूं CO2 की, तो हमने पढ़ा था अधातुओं में, अधातु प्लस ऑक्सीजन तो क्या बनेगा, CO2। तो अधातु ऑक्साइड की प्रकृति हमने पढ़ा सामान्य रूप से हमेशा क्या होती है, अम्लीय। तो आपको याद करना है अम्लीय वर्षा के मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड, इन दोनों के ये किन अम्ल से बने होते हैं, तो HNO3। अगर ये ऑप्शन में ना आके ये आ जाए और उधर आ जाए H2SO4, इन दोनों के अम्लों के घटक मतलब इनमें जो भाग लेने वाले उन्हीं से ये निकले हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। आगे मैं बात करूं सिल्वर ब्रोमाइड, ये भी एक सिल्वर का यौगिक है जो हल्के पीले रंग का क्रिस्टल ठोस होता है। इसका कलर कैसा होता है, पीले रंग का, और क्रिस्टल यानी एक ठोस के रूप में ये होता है, जो जल में क्रियाशील नहीं है, यानी जल में घुलनशील नहीं होता है। अगले यौगिक की मैं बात करूं जो इंपॉर्टेंट है, सोडियम थायोसल्फेट बोला जाता है जिसे, और इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है Na2S3O3.5H2O। तो इसमें जो 5H2O है वो क्या है, क्रिस्टल जल, क्या है, क्रिस्टलन जल, क्या है, क्रिस्टलन जल। तो इसे हाइपोविलियन भी कहते हैं, एग्जाम में पूछा गया है, हाइपोविलियन होता है जिसे आप बोल सकते हो सोडियम थायोसल्फेट या थायोविलियन या हाइपोविलियन। आगे इनका उपयोग सिल्वर व गोल्ड के निष्कर्षण में किया जाता है। तो आपको याद रखना सिल्वर और गोल्ड। तो सिल्वर एक सबसे ऐसी धातु है जिनका प्रतिरोध होता है न्यून, क्या होता है, न्यून, और ये विद्युत की सबसे अच्छी चालन करने वाली, किसकी, विद्युत की सबसे अच्छी चालन करने वाली धातु कौन सी है, तो आपका आंसर होना चाहिए सिल्वर। और जो मुक्त अवस्था में पाई जाती है, मुक्त अवस्था में, तो आपका आंसर होना चाहिए सोना है, जो मुक्त अवस्था में अर्थात किसी के साथ भी क्रिया नहीं करता है, यानी यौगिक का निर्माण नहीं करता है। ये जो सक्रियता श्रेणी है उसमें सबसे नीचे कौन आता है, गोल्ड यानी सोना। अब अगला यौगिक पढ़ेंगे कैल्शियम फास्फेट। कैल्शियम फास्फेट, तो इसका उपयोग टूथपेस्ट जो कोलगेट होती है उनके निर्माण में किया जाता है। और एक बार SSC में पूछा गया है कि जो टूथपेस्ट है उनकी प्रकृति क्या होती है, यानी ये क्वेश्चन पूछा गया अम्ल क्षार लवण में से, अम्ल ऑप्शन में था, क्षार ऑप्शन में था, लवण भी ऑप्शन में था। तो आपको टूथपेस्ट का जो pH वैल्यू है लगभग 8 से अधिक है, 8.4 समथिंग याद रखना है। जो 7 से अधिक आता है उसकी प्रकृति क्या हो जाती है, क्षारीय। तो आपको याद करना टूथपेस्ट की प्रकृति हमेशा क्या होती है, क्षारीय प्रकृति होती है। आगे 8वां यौगिक है नीला थोता, इंपॉर्टेंट है, इसका सूत्र याद रखना CuSO4.5H2O। हम एक टॉपिक ये भी पढ़ेंगे, अगला टॉपिक ही सूत्र तथा उनके रासायनिक नाम एक क्लास में हो जाएगा, वो हमारे विद्युत बैटरी। विद्युत बैटरी में किया जाता है इसका उपयोग। अगर आप कॉपर सल्फेट के साथ चूने का पानी डाल दो, कॉपर सल्फेट के साथ चूना, तो ब्रोदो मिश्रण, ये नाम याद रखना, स्पेशली पूछा जा सकता है। आगे लास्ट नम्मा यौगिक है पोटेशियम नाइट्रेट। तो इसका फॉर्मूला KNO3। इसका उपयोग किया जाता है बारूद वगैरह बनाने में, इस यौगिक का उपयोग किया जाता है पोटेशियम नाइट्रेट बारूद बनाने में, और इसे सोरा भी कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं अगले यौगिक की ओर। तो अगले यौगिक की ओर बढ़ते हैं और महत्वपूर्ण भी है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, MgOH होल ट्वाइस, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। मैं बात करूं ये यौगिक बनता कैसे है, पहले तो आपको पता होना चाहिए ये अम्ल है या क्षार है। तो सबसे पहले जिसके पीछे OH आता अभी बताया था, ये एक प्रकार का क्या है, क्षार है, क्या है, क्षार। और क्षार में भी कौन सा क्षार है, एक प्रकार का दुर्बल क्षार है। कौन सा क्षार है, दुर्बल क्षार। तो कैसे बनता है ये, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो ये बनता कैसे है, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, अगर इसके अंदर डाला जाए जल, यानी इनको जल के अंदर डाला जाए तो बनेगा MgOH होल ट्वाइस। क्या बनेगा, MgOH होल ट्वाइस। यह एक दुर्बल क्षार है, इसे
मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड कहते हैं। यानी मैग्नीशिया को पानी के अंदर डाला जाए, पानी के साथ रिएक्शन करवाई जाए तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनता है। इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, इसे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया मिल्क ऑफ मैग्नीशिया किसे कहते हैं या किसका अन्य नाम है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी चूने का पानी नहीं बोल सकते आप, सॉरी, आपको केवल इतना ही याद रखना है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? पेट की अम्लता को दूर करने में। यानी यह एक प्रकार का दुर्बल क्षार है और पेट यानी उसके अंदर किसका श्रावण होता है आमाशय में? HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का, और उसके साथ अगर आप मिला दो क्षार तो अम्ल और क्षार क्रिया करके क्या बनाएंगे? लवण, तथा साथ में क्या बनेगा? जल बनेगा। क्या बनेगा? लवण तथा जल। क्या बनेगा? लवण तथा जल। तो पेट की अम्लता को दूर करने के लिए मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या इसका अन्य नाम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, और यह एक दुर्बल क्षार है। अगले यौगिक की ओर बढ़ता हूँ, फिटकरी, जिसका साधारणता सूत्र पूछा जा सकता है K2SO4 Al2SO4 होल थ्राइस चॉइस H2O। यानी यहाँ पे ये चॉइस क्या है? ये चॉइस है क्रिस्टलन जल। फिटकरी में क्रिस्टलन जल कितने होते हैं? तो आपका आंसर होना चाहिए 24। कितने होते हैं? 24। और जल का मृदुकरण यानी जल के शुद्धिकरण में क्या मिलाई जाती है? फिटकरी मिलाई जाती है, जिसके कारण स्कंदन विधि द्वारा, कौन सी विधि द्वारा? याद रखना, स्कंदन विधि द्वारा जल क्या होता है? शुद्ध रहता है। और छोटी सी चोट, कम चोट लगने के कारण चोट के ऊपर घाव लाने के लिए भी क्या लगा सकते हो? फिटकरी लगा सकते हो। इसीलिए रक्त के थक्के जमने में कौन है? फिटकरी का उपयोग किया जाता है। अगले यौगिक की ओर बढ़ूं, अम्लगम। ये कैसे बनता है? तांबा, जस्ता, मैग्नीशियम आदि को अगर आप पारे के साथ मिला दो, कॉपर, जिंक एंड मैग्नीज एंड सिल्वर, इनको अगर आप पारे के साथ मिला दो तो किसका निर्माण हो जाएगा? अम्लगम का। यानी ये सब पारे के साथ मिलकर अम्लगम बना सकते हैं। लेकिन जो लोहा है, ध्यान देना, वेरी इंपॉर्टेंट, आयरन यानी Fe, और आयरन की कमी से हमारे शरीर में कौन सा रोग होता है? एनीमिया। कौन सा? एनीमिया रोग। जो ये आयरन होता है पारे के साथ किसी भी प्रकार की क्रिया नहीं करता है, इसीलिए पारे को किस में रखा जाता है? लोहे के पात्र में रखा जाता है। पूछा जाता है पारे को किसके पात्र में रखा जाता है? वहाँ आपको मिलेगा कॉपर, जिंक, मैग्नीज और आयरन। तो आपका आंसर होना चाहिए आयरन, यानी लोहे के पात्र में रखा जाता है। अगला और वेरी इंपॉर्टेंट है अम्लराज, जिसे अन्य नाम क्या कहते हैं वो देखो। पहले तो शाही पानी, या इसे बोला जाता है एक्वारेजिया। LDC में पूछा गया, राजस्थान लेवल की पोस्ट पे पूछा गया। LDC में एक्वारेजिया में किन किन अम्लों का कितना अनुपात मिश्रित होता है? 4 ऑप्शन में मिलेगा आपको। तो यहाँ पे जो ये याद रखने का तरीका ये है, HNO3 को तो बोलते हैं नाइट्रिक अम्ल। क्या कहा जाता है? नाइट्रिक अम्ल। और इसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो ये तो सबको याद होता है, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। लेकिन किन को कितने अनुपात में लेना है? तो एक ट्रिक है, जिनके साथ 3 है उनको नहीं लेना है। 3 तो इधर आ जाओ 3 को, और जिनके साथ 1 है तो यानी 1, तो यानी 3:1। 3:1 के रूप में मिलाया जाता है HCl और HNO3। जो भी सोल्यूशन प्राप्त होगा वह कहलाएगा अम्लराज, यानी इसे अम्लराज या शाही पानी। ये सोने, प्लेटिनम, ये ध्यान देना वापस, सोना, प्लेटिनम आदि जैसी कठोर धातुओं को भी घोलने की क्या रखता है? क्षमता रखता है। अगर इन मिश्रण के अंदर सोना और प्लेटिनम जैसी कठोर धातुओं को आप डाल दोगे तो पूरी तरह से क्या हो जाएगी? गल जाएगी। इसीलिए इसे शाही पानी, एक्वारेज या अम्लराज कहा जाता है। अगर मैं यहाँ बात करूँ सल्फर की, सल्फर जिसे गंधक कहा जाता है, और राजस्थान पुलिस में पूछा गया यहीं से क्वेश्चन, सल्फर की परमाणुकता कितनी होती है? तो जो जिसका सूत्र होता है S8, यानी इसमें 8 अणु जुड़े हुए हैं, तो इसकी परमाणुकता हो जाएगी 8। यानी वहाँ ये पूछा गया, 4 ऑप्शन दे दिए गए, सबसे ज़्यादा परमाणुकता किसकी है? तो वहाँ ये वाला ऑप्शन राइट था, सल्फर, जिसे अन्य नाम कहते हैं गंधक। वहाँ ऑप्शन में आया था गंधक। तो गंधक आपको याद रखना S8। क्या याद रखना? S8।
इसे संस्कृत में सुलवारी कहा जाता है, तांबे का शत्रु। किसका शत्रु? तांबे का शत्रु। और इसके एक यौगिक बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। इस अम्ल का उपयोग किया जाता है शीशा संचयक बैटरियों में, अम्ल का उपयोग किया जाता है। अगर मैं आगे बात करूं नाइट्रिक अम्ल HNO3 दे रखा है यहाँ पे, यह एक प्रबल अम्ल है। यहाँ लहसुन तथा प्याज की कड़वाहट किसके कारण होती है? तो आपका आंसर होना चाहिए सल्फर के कारण। और सल्फर एक अधातु है और जब ज्वालामुखी फटती है तो लावा के साथ, वेरी इंपॉर्टेंट, ज्वालामुखी फटती है तो लावा के साथ कौन सी गैस निकलती है? तो आपको याद रखना है लावा के साथ निकलने वाली अधातु गैस है वो है सल्फर, उसका फॉर्मूला S8। आगे इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। इसे क्या कहते हैं? कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। CaOCl2 इसे कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। एक तो ये नाम हो गया इसका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, और दूसरा नाम हो जाएगा कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। अगर इसको वायु में खुला छोड़ दिया जाए, और एक इसका नाम और है व्यापारिक नाम विरंजक चूर्ण। अंग्रेजी में पूछा गया ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर। तो आपको नाम याद रखना ब्लीचिंग पाउडर, व्यापारिक नाम विरंजक चूर्ण और रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या हाइपोक्लोराइड। अगर इसको वायु की उपस्थिति में खुला छोड़ दिया जाए तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? ये वाला पूछा गया क्वेश्चन है। तो जो क्लोरीन गैस है क्या निकल जाती है? बाहर निकल जाती है। मैं बात करूं प्राकृतिक रबड़ की, प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक से प्राप्त होता है? तो आपका आंसर होना चाहिए आइसोप्रीन। तो प्राकृतिक रबड़ एक वृक्ष से प्राप्त किया जाता है। किस रूप में प्राप्त किया जाता है अभी बताता हूं आपको। मैं बात करूं प्राकृतिक रबड़ की, यहां एक वर्ड आया है प्राकृतिक रबड़। कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे। प्राकृतिक रबड़ किसका बहुलक से प्राप्त होता है? आइसोप्रीन से। यह एक वृक्ष से रबड़ या शीर के रूप में प्राप्त होता है, जिसे प्राप्त होता है उसे कहते हैं शीर। तो प्राप्त रबड़ पूरी तरह से शुद्ध नहीं होता है, कम प्रत्यास्थता होता है, उसमें डाला जाता है एसिटिक अम्ल। क्या डाला जाता है? एसिटिक अम्ल। फिर भी पूरा तरह से शुद्ध प्राप्त नहीं होता है, कम प्रत्यास्थता होता है, अधिक घिसने वाला, और कठोर बनाने के लिए उसमें डाला जाता है सल्फर। क्या डाला जाता है? सल्फर। फिर उसको गर्म किया जाता है और एकदम शुद्ध रबड़ और अधिक चलने वाला यानी अधिक प्रत्यास्थ और कम घिसने वाला रबड़ प्राप्त होता है, उसे ही कहते हैं प्राकृतिक रबड़। और ये जो क्रिया होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वाला पूछा जाता है वल्कनीकृत। तो एग्जाम में सीधा पूछा गया वल्कनीकृत क्रिया में कठोरता प्रदान करने के लिए किसको डाला जाता है? तो आपका आंसर होना चाहिए सल्फर को डाला जाता है। तो आज की क्लास में हमने धातु तथा अधातु के महत्वपूर्ण यौगिकों को पढ़ लिया, यानी हमारा धातु और अधातु का अध्याय यहाँ पे कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।